नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों और मैं हूं आपकी प्यारी श्रेया। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी आपकी जो श्रेया है वो मौजूद है लखनऊ में, और हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत नेक काम किए, बहुत अच्छे काम किए, बहुत सारी लड़कियों के, बहुत सारे लोगों के जीवन का सहारा बनी है। वो तो एक ऐसी ही महिला से हम आपको मिलाना चाहते हैं जो एक निडर महिला है, जिन्होंने लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स गेन की और बहुत सारे लोगों का सहारा बनी। तो उनसे अभी मिलाएंगे, तो बने रहिए मेरे यानी श्रेया के साथ। तो यही है वो जिनसे हम आपको मिलाने वाले थे। आपको बता दें कि इनका नाम उषा विश्वकर्मा है, और आप लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी इनके बारे में जरूर सुना होगा, इनके आर्टिकल्स पढ़े होंगे या इनकी डॉक्यूमेंट्री देखी होगी या इनसे जुड़े कुछ किस्से सुने होंगे। तो आज हम इनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आई, कैसे यहाँ तक पहुंची और क्या इनका मेन उद्देश्य है जीवन का, वो सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार। कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। तो आप मुझे ये बताइए कि आज मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें मैंने देखा कि कैसे रेड ब्रिगेड नाम पड़ा आपके एनजीओ का। बता दें कि दीदी एक एनजीओ चलाती हैं जिसका नाम है रेड ब्रिगेड। रेड ब्रिगेड ही क्यों और कहाँ से ये रेड ब्रिगेड की कहानी शुरू होती है और कहाँ से आप यहाँ तक पहुँचती हैं और इतनी सारी लड़कियों का सहारा बनती हैं? तो रेड ब्रिगेड हम्म। 2011 में शुरू हुई, लेकिन इसके पहले जो कहानी है, हम्म। 2005 से मैं बच्चों को स्लम्स बस्ती में पढ़ाती थी। हम्म। और वो मेरा शौक था, मुझे अच्छा लगता था पढ़ाना। और ये 19 बच्चों से हमने शुरू किया था और करीबन 1.5-2 महीनों में 250 की संख्या वहाँ पे हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे आसपास स्कूल नहीं था। हम्म। और जब मैं बच्चों को पढ़ा रही थी तो क्या होता है कि जब संख्या ज्यादा हो जाए तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। तो उसमें से एक साथी आया और बोला कि मुझे आपकी मदद करनी है, और उसने मदद करना शुरू किया। और उसमें क्या था कि जब आप बच्चों को पढ़ाती हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, तो फिर उनका कुछ काम भी करना होता है। जैसे कि हम लोगों को महीने का वाउचर सबमिट करना होता था, तो उसने कहा कि हम अपना वाउचर घर भूल गए हैं। मैंने कहा ठीक है, चल के ले लेते हैं घर। उसके पहले भी मैं उसके घर 1-2 बार गई हुई थी, और मैं उसके घर जाती हूँ, दरवाजा खोलती हूँ, अंदर आती हूँ, मुझे प्यास लगती है और मैं पानी की तरफ बढ़ती हूँ, और तब तक वो दरवाजा बंद हो चुका है। बंद कर लेता है। तब भी मुझे कोई डर और नहीं लगता है, ठीक है। अचानक से वो उसका पीछे से हाथ मुझे ग्रैब करता है, तब भी मुझे लगता है कि मजाक हो रहा है। लेकिन जब वो मुझे जबरदस्ती करता है, मेरे ब्रेस्ट को खींचता है और वो नोचने की कोशिश करता है, मैंने जीन्स पहन रखा हुआ था, जीन्स को फाड़ने की कोशिश करता है। हम लोग बलात्कार शब्द बोलते हैं तो उसको टीवी में देखते हैं और अखबार में पढ़ते हैं, थोड़ा सा अफसोस करते हैं और कहते हैं ओह बहुत बुरा हुआ। लेकिन जिस लड़की के साथ ये घटना होती है, वो शायद वो उस समय समझती है मैं नहीं बचूंगी, क्योंकि उस समय वो सांस भी नहीं ले पाती है। इतना डर लग रहा होता है, इतना डर और इतनी पीड़ा में होती है, क्योंकि सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जब वो जिस मतलब गिरफ्त में लेता है, कब्जे में लेता है, और जब उसको पकड़ता है और जबरदस्ती करता है, तो बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आती है कि लड़की की सांस रुक जाती है। लेकिन वो चिल्लाती है, लेकिन सामने वाले के ऊपर तो शैतान सवार रहता है। उस समय ये सेम प्रोसेस मेरे साथ हो रही थी और मैं उसको झेल रही थी। और वो हैवान बस वो बोलता है कि मुझे तुम चाहिए, मुझे तुमसे प्रेम है। वो जबरदस्ती जो होती है, और उसमें लड़कियों को कहते हैं जीन्स नहीं पहनना चाहिए, जीन्स नहीं पहनना चाहिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर उस दिन मैंने जीन्स ना पहना होता तो शायद मैं अपने आप को नहीं बचा पाती, क्योंकि मैंने जीन्स पहना हुआ था, बेल्ट लगाई हुई थी, और बार बार उसको वो फाड़ने की कोशिश कर रहा था, और उसी की खींचा ताने में मैं गिर जाती हूँ। अगर मैं सलवार पहनी होती तो शायद उसके 10 टुकड़े होते आराम से। और एक लड़की का जब कपड़ा उतर जाता है तो वो उस लाज से भी नहीं बाहर निकल पाती है, और वो समर्पण कर देती है। मैं उस खींचातानी में गिरती हूँ और मैं उसको एक लात लगाती हूँ, एक थप्पड़ मारती हूँ और मैं भागती हूँ। उस घटना में तो मैंने अपने आप को बचा लिया, लेकिन घर जाते जाते मैं बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती हूँ। करीबन मुझे 1.5 साल लगता है ट्रॉमा में जाते हुए। और उसके बाद मैं अपने पिता को देखना नहीं पसंद करती हूँ। मैं अपने अंकल को कई बार काटी हूँ, अपनी 5 साल की बहन को उठा के फेंक दी हूँ, अपने नाखूनों को तोड़ देती थी।
और लगातार मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहती थी, झाड़ फूक करवाया जाता था क्योंकि हाँ, माँ बाप लोगों है, को मरता लगता क्या ना करता है कि हाँ, क्या हुआ है। हाँ, उसमें बहुत सारे जब काउंसलर आए तो उनको लगा, क्योंकि वो उम्र मेरी ऐसी थी कि उस लड़की को प्रेम हो गया है किसी से, हाँ, तो वो शादी करना चाहती है, तो उससे आप बात करिए। हम्म। और एक समय ये आया ये बात कि आपने कभी अपने घर पे या किसी से शेयर नहीं नहीं, की? मैं बहुत पहले से बहुत तेज तर्रार लड़की थी। हाँ, और मेरी माँ को कमेंट में भी मिलता था कि हार बिटिया जो है वकील बनी, क्योंकि हर बार थोड़ा सा भी गलत होता था तो हम्म, मैं वहां बोल हाँ, पड़ती थी। हाँ, तो लेकिन जब ये मेरे साथ घटना हुई तो मुझे लगता था कि अगर मैं बताऊंगी तो हाँ, मुझे ही गलत हाँ, बोलेंगे कि हाँ। तुम क्यों गई। और मतलब हमारा समाज ऐसा है कि लड़कियों हाँ, को ही हाँ, गलत बोल तो दिया इस जाता कारण है। मैं बता नहीं पाई। और हम्म, मेरे घर में ये फाइनल हुआ कि मुझे मानसिक विभाग भेजा जाए। हम्म, गांव मोहल्ले वाले कहने लगे कि मैं हम्म, पागल हो गई हूँ। हम्म। तो फिर मुझे मानसिक विभाग भेजा गया। भेजा गया। हाँ, भेजा गया। और जिस डॉक्टर के पास मुझे भेजा गया, वो मेरा लक कहिए, वो मतलब ईश्वर का वो कहिए, हम्म, कि उससे कुछ मतलब एक एक साल या 8-9 महीने पहले मेरी भयंकर लड़ाई हुई थी उनसे। हम्म, और लड़ाई स्त्री के मुद्दे पे हुई थी। हम्म, तो जैसे वो मुझे देखते हैं, वो मुझे पहचान जाते हैं और फिर वो मुझसे बात करते हैं, तो मैं भी उनको पहचान, क्योंकि मैं पागल हाँ, नहीं थी। हाँ, आप पागल तो मैं थी नहीं, पागल नहीं थी। आप और बस वो, थोड़ा सा डिप्रेशन में हाँ, थी। डिप्रेशन में थी। हाँ, तो जब वो बातचीत करते हैं और मुझसे हम्म, पूछते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि मैं आपको जानती हूँ। तो वो मुझसे भी पूछते हैं कहाँ हम बहस किए हैं, तो मैं पूरा उनको डिटेल बता दी। बताती हूँ। तो उनके जो भी पैमाने होते हैं, जो भी प्रोसेस होते हैं मुझसे बातचीत करने के, हम्म, कुछ स्केचेस दिखाते हैं हम्म, और बातचीत करते हैं, हम्म, तो मेरे पेरेंट्स को वो बहुत डांटते हैं। हम्म, कहते हैं आपको किसने सजेस्ट किया कि यहाँ लाने के लिए, अगर मैं हम्म, नहीं होता तो। हम्म, तो कहते हैं आपकी बेटी नॉर्मल है, बस उसको कुछ अंदर से हम्म, सदमा लगा है, और वो अगर वो आपसे बातचीत में शेयर कर दे तो वो सही नॉर्मल हो है। उस वो बस उसको वो खाए जा रहा है और वो बार बार उसको रिपीट कर रहा है। हम्म, तो फिर घर आते हैं और मेरे पापा मम्मी बहुत रोते हैं, हम्म, क्योंकि मेरे पापा मजदूर हैं, हम्म, डेली वेज काम करते हैं, कारपेंटर हैं। हम्म, मेरी फैमिली मतलब मेरे पिता 1 साल काम पे नहीं गए हैं। हम्म। इसी सब डिस्टरबेंस के हाँ, चक्कर क्योंकि में। वो मुझे कब अटैक आ जाए हम्म। गारंटी नहीं होती अच्छा, है। आपको पैनिक अटैक्स आते थे? हाँ, वो गुस्सा आता था तो मैं अब तोड़ फोड़ करना शुरू कर देती थी। हम्म। और कभी फिर खुद को भी नुकसान पहुंचा? हाँ, नाखूनों को तोड़ देती थी। हम्म। और तब मुझे दर्द नहीं होता था, लेकिन जब वो अटैक, वो सदमा जाता था तो तब। मैं उठ भी नहीं पाती थी, मुझे हम्म, टॉयलेट के लिए भी गोद में उठा के ले जाना पड़ता था। हम्म, 1 साल जिसकी फैमिली रोज के खाने पे टिकी हो और 1 साल उसका पिता काम पे ना जाए, तो उसकी घर की स्थिति क्या होगी। हम्म। आप पूरे अपने घर में भाई बहनों में सबसे सबसे बड़ी? बड़ी हूँ मैं, सबसे बड़ी हूँ मैं। हाँ। तो और कोई सपोर्ट करने वाला? नहीं, हम्म। हमारी घर की स्थिति भी बहुत मतलब बहुत ही नॉर्मल। खराब थी। हम्म, तो वो बहुत सारे कर्जे हो गए। हम्म, फिर उसके बाद जब हम हॉस्पिटल से घर आए हम्म, मानसिक विभाग से, तो फिर माँ ने पूछा, बहुत सारे दोस्तों ने पूछा, हम्म, क्योंकि मैं बहुत हंसती थी और बहुत तेज बोलती थी, तो कई बार हंसने के लिए भी मैं डांट खाई हूँ, हम्म, क्योंकि मेरी हंसी बहुत लाउड होती है। हम्म, तो लेकिन वो हंसी खो सी गई थी। हम्म, तो मेरे दोस्तों ने पूछा, मेरे हम्म, पेरेंट्स ने पूछा क्या है ऐसा, मुझे बताओ। हम्म, तो जब मैंने बताया, तो जो एक डर होता है ना कि हम्म। ये लोग वो क्या सोचेंगे? हाँ, तो हम्म, वही डर था कि फिर उन्होंने कहा अब तुमको बाहर नहीं जाना है। हम्म, तो फिर हमने कहा मैं इसीलिए नहीं बता रही थी। हम्म, तो ये हुआ कि लड़के के बारे में उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, उसको ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं करना है। हम्म, तब तक मुझे एक बात ये समझ में आई, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाती थी, हम्म, ये बात अगर ये क्लियर हो गया मेरे लिए कि अगर हम सुरक्षित नहीं है तो हमारे शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। कि एक लड़की अगर हम्म, सुरक्षित नहीं है तो हम्म, वो कितनी भी शिक्षा ले ले, कितनी भी अच्छी नौकरी कर ले, उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं आएगा। हम्म, तो बेटियों को पढ़ाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट उनको सुरक्षा प्रदान करना है, हम्म, कि उनके अंदर आत्मविश्वास कैसे आए। तो फिर हमने तय किया मुझे इस पे काम करना हम्म, ज़रूरी है। तो उस समय उतना एक्सपीरियंस नहीं था, वो एज नहीं थी, क्या करें कि हम्म, मुझे सुरक्षा पे काम करना है। हाँ, तो जैसे पेपरों में देखा तो रैली निकालना शुरू कर दिया, कुछ हम्म, अवेयरनेस कैंप लगा दिए। हम्म, और नुक्कड़ नाटक हम लोग बहुत अच्छा हाँ, हाँ, करते थे, क्योंकि हम जिन बच्चों को पढ़ाते थे तो सबसे बड़ी मैं ही थी, हम्म, जो 19 साल की थी उस हम्म, समय। बाकी सब 14, 15, 16 ऐसे ही हम्म, थी। तो वो 15 जो लड़कियां थी वो नुक्कड़ नाटक करती थी। हम्म, लेकिन नुक्कड़ नाटक में दिक्कत ये आ रही थी कि अलग अलग ड्रेसेस होती थी। हम्म, लेकिन जब आप नुक्कड़ नाटक करते हो तो एक ड्रेस हाँ,
में Black या ज्यादा हाँ, अच्छा लगता है। हाँ, तो लड़की आई बोली दीदी हम जब नाटक करते हैं तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं जाता है, क्योंकि लगता ही नहीं कि हम एक ग्रुप हैं। हम्म, तो हमने कहा आप क्या करें, तो बोले कि हम लोगों को कोई ड्रेस बनाना चाहिए। हम्म, तो हमने कहा ठीक है। तो फिर जो हम लोगों को कॉपी पेंसिल थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते थे, तो उनसे हमने कहा कि इस बार हमको 15 लड़कियों के लिए कपड़ा चाहिए। हम्म, तो उन्होंने बोला कि भाई अलग अलग लोगों के लिए लेना मुश्किल है, आप पैसे ले लो, हम्म, खुद खरीद लो। हम्म, फिर वो हुआ कि क्या क्या खरीदे? क्या खरीदे, हाँ, क्योंकि क्योंकि जिस नुक्कड़ एरिया, नाटक में ब्लैक तो बहुत कॉमन हाँ, कलर है। नहीं तो उसमें फिर आया क्योंकि हम जिस जगह रहते हैं वहाँ पे जो आबादी है 75% मुस्लिम की आबादी मुस्लिम, है, हाँ, और हमारे घर में भी जीन्स वगैरह पहनना अलाउ नहीं था। हम्म, तो ये तय था कि सलवार कुर्ता ही बनेगा। हम्म, तो फिर हुआ कलर कौन सा, हम्म, तो उस पर भी काफी समय तक बहस चली। हाँ, तो फिर ये तय हुआ लाल और काला। हम्म, तो फिर इस पे चर्चा चली हम्म, कि लाल और काला क्यों, तो लाल में संघर्ष, हम्म, कि हम लड़कियां संघर्ष कर रहे हैं हम्म, और कहीं ना कहीं खतरा भी है ये। खतरा भी है ये। और ब्लैक मीन्स विरोध, हम्म, कि हम लड़कियां संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है हम्म, तो उसका विरोध करना भी हमें आना आना चाहिए। चाहिए, तो बिल्कुल। हमारा ड्रेस कोड हो गया लाल कुर्ता, काली सलवार और काला दुपट्टा। हाँ, हम इसको पहन के नुक्कड़ नाटक करना, प्रोटेस्ट करना, कहीं भी कोई कार्यक्रम में जाना हो, तो वो 15-16 लड़कियां हम लोग जाते थे। हम्म, तो उस पे भी कमेंट शुरू हो गए लड़कों के, ओहो तितलियां जा रही हैं, लाल परियां जा रही हैं, तो हाँ, किसी ने कहा उड़ाका दल जा रहा है, सुंदरियां जा रही हैं। हाँ, तो उसमें से एक ग्रुप ने कहा ओहो क्या बात है, पावरफुल रेड ब्रिगेड जा रही है। हाँ, तो ये नाम हम लोग को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हमारा कोई नाम था नाम नहीं। था तो नहीं। लड़कियों ने कहा है कि ये शूट कर रहा है हम पे, और आज से हम रेड ब्रिगेड हैं। रेड ब्रिगेड। तो ऐसे शुरुआत हुई रेड ब्रिगेड की। ओके। फिर जब रेड ब्रिगेड नाम पड़ा, मैंने देखा आपके साथ ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही हैं। मैं अभी आपके यहाँ पे आई तो मुझे लड़के भी दिखे, और काफी सारे लड़के और भी आपके साथ कनेक्ट हैं, आपके साथ रह रहे हैं। आप उन लड़कियों का भी सहारा है, साथ में लड़कों को और लड़कियों को साथ में रखने का क्या? हाँ, तो हम जो हमारी जैसे हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं, हमने 5 देशों से ट्रेनिंग की है। जो इंडिया से सीखा है हमने मार्शल आर्ट, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। तो इन सब के जो बेसिक टेक्निक है वो हमने सीखे हैं। लेकिन हम लड़कियों को सिखाते नहीं हैं, क्योंकि जब ये हमने सीख के लड़कियों को सिखाना शुरू किया, और जो पहला जो सेशन था हम लोगों ने 25 सर्वाइवर का किया, जिनके साथ रेप, गैंग रेप जैसी एक घटना हुई थी, वारदातें हुई थी। तो जब हम उनको ट्रेनिंग दे रहे थे तो वो ट्रेनिंग में हम फेल हो गए, क्योंकि हम जब मार्शल आर्ट, कुंफू, कराटे की बात करते हैं तो वो एक स्पेस होता है ना, कि हम किक करेंगे, पंच करेंगे, तो आपको पता रहता है कि हम क्या क्या करने वाले हैं। लेकिन हमारे साथ जब कोई घटना होती है लड़की के साथ, वो बहुत डिफरेंट होती है। हमको कब पकड़ा जाएगा पीछे से हमें पता नहीं, कब ग्रैब किया जाएगा, कब खींचा जाएगा, कब किडनैप किया जाएगा, और उसमें कोई दूरी नहीं होती, वो बिल्कुल क्लोज होते हैं। तो उस समय हम कैसे बचाएं? तो उन लड़कियों ने कहा कि हमारे साथ जब घटना हुई तो हम दूर नहीं थे, बिल्कुल पास थे, और वहां पे हम सांस भी नहीं ले पा रहे थे। मेरे लिए शॉकिंग था, बात तो सही है, वहां हम फेल हो गए, क्योंकि हमने जो भी विधा सीखी थी वो दूर की सीखी थी। तो हम निराश हो गए वहां पे। तो उन लड़कियों और उन महिलाओं ने कहा कि मेरे साथ जो घटना होनी थी वो तो हो गई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बताऊं, और उससे कुछ आप बना सकती हैं तो आप बनाइए, क्योंकि मैं तो नहीं बची, लेकिन अगर इस माध्यम से लड़कियां और बच सकती हैं तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। तो फिर जब उस पर बातचीत करना शुरू किया तो हमने उस पर करीबन 30 टेक्निक निकाली, और जिसका नाम रखा निशस्त्र कला। निशस्त्र कला ऐसी विधा है कि 5 से 10 सेकंड में एक लड़की अपने आप को कैसे बचा सकती है। अगर वो 13 साल की बच्ची है तो वो 1 कुंतल के लड़के को धूल चटा सकती है। अच्छा, वो टेक्निक हम लड़कियों को बताते हैं, और अभी तक निशस्त्र कला के माध्यम से पूरे देश में हम लोग करीबन 2.5 लाख से ऊपर लड़कियों को ट्रेनिंग दिए हैं। तो ये टेक्निक हम लोग सिखाते हैं, और अभी उत्तर प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं, और लखनऊ में हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, मिशन 1 मिलियन। हमारा टारगेट है कि हम लखनऊ में 10 लाख लड़कियों को ट्रेनिंग दे, ताकि हर लड़की लखनऊ की बोल सके कि मुझे आत्मरक्षा आती है, मैं अपनी सुरक्षा स्वयं से कर सकती हूँ, मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, और वो ये गर्व से बोल सके कि मैं निर्भीक हूँ।
और मैं अपना बचाव खुद कर सकती हूँ। तो अभी इस तरह के अभियान हमारे चल रहे हैं। तो इसमें लड़कों वाला मेरा क्वेश्चन, लड़कों का ये है कि जो हमारी विधा है, जो हमारी टेक्निक है, वो बहुत खास है। क्योंकि बाकी आप जगह देखती होंगी जो टेक्निक होती है तो वो लड़की लड़की को पेयर बनाते हैं। लेकिन मेरा डर आपसे नहीं है। मेरा डर एक लड़के से है। लड़का कितना भी सही हो, लेकिन वो जैसे हमारे बगल में खड़ा होता है वैसे ही हमको डर लगता है, हम असहज हो जाते हैं। तो जो लड़के की मेन भूमिका है कि अगर हमारे टीम में लड़के नहीं है, हमारी ट्रेनिंग में लड़के नहीं है, तो हमारी ट्रेनिंग पूरी नहीं है। क्योंकि हमारी ट्रेनिंग में जो लड़के हैं वो एक छेड़छाड़ की भूमिका निभाते हैं। अच्छा। कि जब हम उनको सिखाते हैं तो उनका प्रैक्टिकल भी होता है, वो लड़का जाता है, उनको पकड़ता है, छेड़ता है। तो जो हमने सिखाया है वो लड़कियां उसी पे प्रैक्टिकल अप्लाई करती हैं। ताकि वो उनका डर निकले। और हमारे वहाँ के लड़के बोलते हैं कि अगर उनको मार खाने से लड़की को अपनी ताकत का पता चलता है तो वो जीवन भर मार खाने के लिए तैयार है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो हमारे बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि लाख लाख लड़कियों के मार खा चुके हैं। और लड़कियां जब मारती हैं तो क्योंकि वो उस फेज में आती है, वो सामने वाला वो खतरनाक गुंडा दिखता है उसको, कि जो जिससे रोज वो परेशान होती है। तो लड़कियां काट लेती हैं, नोच लेती हैं। कई बार तो इतने स्क्रैचेस आ जाते हैं कि महीनों ठीक होने में लगते हैं। कई बार वो दोबारा तिबारा रिपीट कर देती है उसी जगह। लेकिन वो हमारे वहाँ के जो लड़के हैं वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं और वो कहते हैं कि इससे आपका डर निकल रहा है। तो लड़के हमारे वहाँ ये काम करते हैं। ठीक है। और जितनी भी लड़कियां आपके साथ रह रही हैं, अभी कितने लोगों की टीम है आपके पास? अभी लखनऊ में अगर जो हम एज अ ट्रेनर की बात करें तो लखनऊ में हमारे वहाँ रोज अभी 3 ट्रेनिंग हो रही है, 100 के बैचेस हो रहे हैं। जो हमने अभी आपसे बोला कि मिशन 1 मिलियन। और अभी हमारे वहाँ एज अ ट्रेनर में 30 लोग काम कर रहे हैं। ये जितनी भी लड़कियां होती हैं ये पीड़ित होती हैं या कुछ अपनी मर्जी से भी आती हैं? नहीं, उसमें लड़कियां पीड़ित भी, सर्वाइवर भी हैं और अपनी मर्जी से भी आती हैं कि मुझे यहाँ पे काम करना अच्छा लगता है। कि वैसे तो हम देखें कि इस पूरे भारत में क्या है, उस पूरी दुनिया में कोई एक लड़की ये नहीं कह सकती कि उसके साथ कभी हिंसा नहीं हुई। कभी हिंसा नहीं हुई, सभी के साथ तो हर लड़की सर्वाइवर है। हर लड़की सर्वाइवर है। अच्छा, ये जितनी भी लड़कियां यहाँ पे रह रही हैं, इनकी देखरेख करना, इनको सपोर्ट करना कहीं ना कहीं मुश्किल होता होगा? हाँ, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ जो हम लोग करीबन 17-18 लोग रहते हैं, लड़का लड़की साथ में रहते हैं। और एक टाइम की जो डाइट है 25 लोगों का खाना बनता है यहाँ पे। तो वो, और हमारा कोई फंड नहीं है, ना कोई सरकारी फंड है ना कोई बाहर का फंड है। सारी चीजें आप सब ऐसे लोकल सपोर्ट है, आप जैसे लोग ही सपोर्ट करते हैं। तो मुश्किल होता है, लेकिन मेरा विश्वास समाज में है कि समाज जब तक है तब तक इस तरह के काम अच्छे से चलते रहेंगे। कभी दिक्कतें भी आई होंगी लाइफ में? पैसे नहीं है, पैसे की कमी, 25-30 लड़कियां साथ में, एक कैसे खाना मिलेगा? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि रात की व्यवस्था नहीं है और दाल नहीं है, सब्जी नहीं है। लेकिन ईश्वर पे विश्वास है, समाज पे विश्वास है, तो हम दाल की उम्मीद करते हैं तो वो शायद पनीर आ जाता है। तो ये मेरा अपना विश्वास है। और अभी तक इसको 13 साल हो गए इसको चलते हुए। हाँ। और जहाँ पे हम लोग रहते हैं 17-18 लोग, उसको मैत्री आश्रम भी बोलते हैं। मैत्री आश्रम को 13 साल हो गए। लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं हुआ है कि हमने अगर सोचा है आज हमें ये खाना है तो समाज ने वो लाके दिया है। तो मेरा समाज पे भी विश्वास है और ईश्वर पे भी विश्वास है। क्योंकि एक माँ की भूमिका निभा रही हैं आप, बिना शादी के आपकी इतनी सारी बेटियां, इतने सारे बेटे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक माँ की जिम्मेदारी तो निभा रही है। कैसा लगता है इतने सारे लोगों की टीम जब साथ में? एक्चुअली मतलब मैं 4 बहन हूँ, एक भाई है, पापा मम्मी। मेरा यहाँ से 12 किलोमीटर पे घर है, लेकिन मैं यही रहती हूँ। तो जैसे मैं कोई कल्पना ही नहीं करती हूँ कि मेरी कल्पना में ऐसी कोई कल्पना मेरी नहीं है जिसमें टीम ना हो। अगर मैं कोई भी प्लान करती हूँ घूमने का, जाने का, कहीं कुछ मतलब आनंद लेने का, तो उसमें भी हमारे दिमाग में टीम रहती है। तो मेरे लिए कभी नहीं हुआ कि मैं अकेले कहीं जाऊं। और मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मैंने किसी को अपने अंश से पैदा नहीं किया। आज मुझे जो बच्चियां यहाँ पे 2 बच्चियों को एक हिसाब से मैंने पूरी जिम्मेदारी ली एज अ गार्जियनशिप की। उनको बालिका गृह से लाई हूँ मैं, और वो मेरे साथ ही रह रही हूँ और वो मुझे माँ
मानती हैं, तो मुझे ये कभी कमी महसूस नहीं हुई है कि मेरा खुद का, मैंने किसी बच्चे को पैदा नहीं किया। आज मेरे पास इतने बच्चे हैं कि मतलब मुझे ये नहीं लगता है कि जो माँ का रोल होना चाहिए वो नहीं करती हूँ मैं। उसी तरह नाराजगी भी दिखाती हूँ, उसी तरह प्रेम भी दिखाती हूँ, और एक बड़ी बड़ी संख्या है और बड़ा परिवार है मेरा कि यहाँ पे वो दुख हो या सुख हो वो सब निपट जाता है, सब मिल बांट के सब हो जाता है, सब हो सारे जाता है। फेस्टिवल सब साथ में सब एक सवाल और है मेरा आपसे कि आप कई सारे शो में भी गई हैं, आपको बुलाया गया है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से चीजें उतनी ठीक नहीं दिख रही हैं, ज्यादा सोशल मीडिया पर भी आप नजर नहीं आ रही है, इसके पीछे का क्या रीजन है? काम ज्यादा हो गया है। जैसे कि हम आप लोग, अमिताभ बच्चन से भी हाँ, मिली? केबीसी भी मैं हाँ, गई हूँ, हाँ, और अभी भी ऐसा नहीं है कि हाँ, नहीं जाना होता। कोविड के बाद से थोड़ा सा चीजें चेंज हुई हैं, क्योंकि कोविड के बाद से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल किया है, लेकिन हमारे साथ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा काम पहले लखनऊ में था, आज हम उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोशल मीडिया पे इसलिए नहीं दिख पाती हूँ कि उतना टाइम नहीं होता है, और सोशल मीडिया मैनेजमेंट मेरा बड़ा खराब है। तो वो अब सोचिए हर रोज, हाँ, एक टीम उसकी होनी चाहिए। एक चीज ये है हम लोगों के साथ कि रोज हम लोग के 3 से 4 कार्यक्रम चल रहे हैं, तो अपने आप में वो बहुत बड़ा काम है, और प्लस हमारा काम अलग है, हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाते हैं, तो टीम ने अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ली है। हाँ, वो सोशल मीडिया पे अपडेट नहीं हो रहा, वो एक थोड़ा सा दिखाने से ज्यादा करने में बिलीव रख रही हैं। हाँ, तो वो उस पे संख्या हमारी नहीं है, लेकिन जमीन पे संख्या बड़ी है। एक पर्सनल सवाल, शादी वगैरह के बारे में क्या सोचा है? शादी तो पर्सनल लाइफ, पर्सनल मेरी कुछ रही नहीं। सब सार्वजनिक है, सब सार्वजनिक है। फिर और भी शादी के बारे में हर लड़की सोचती है, उसके सपने होते हैं, सोचती है, लेकिन मैं अभी उसको नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी बड़ी है, परिवार से एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि परिवार भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन परिवार की अगर मैं जिम्मेदारी लेती हूँ तो शायद जो काम मैं कर रही हूँ वो नहीं कर पाऊंगी। तो ये जीवन देश के लिए और समाज के लिए, अगला जीवन तय करेंगे। अच्छा, जब आप ये इस तरीके की संस्था शुरू की, रेड ब्रिगेड नाम की, परिवार वाले, घर वाले, वो दुनिया के 4 लोग 4 बातों के बारे में क्या कहेंगे? स्टार्टिंग में तो बहुत परेशानी हुई। एक लड़की जब बाहर निकलती है तो पहले तो परिवार ही रोकता है, तो परिवार से तो मुझे कम फेस करना पड़ा, लेकिन समाज से ज्यादा फेस करना पड़ा। समाज ने तो मुझे वेश्या भी कहा, कॉल गर्ल भी कहा, लेकिन आज वही समाज है कि कहता है, पूजता है, हाँ, पूजता है वो कि हर एक बच्चा पैदा होने से लेकर शादी तक में वो चाहता है कि मेरा इन्वॉल्वमेंट हो। तो मुझे लगता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम पे फोकस करिए। आने जाने वाले तो बहुत लोग कहेंगे, ये समाज 2 प्रकार की बातें करता है। पहले तो अगर आपने नहीं किया कोई काम तो मैं तो जानता था कि ये नहीं कर पाएगी, ये ऐसी है। आपने अगर अच्छा काम कर लिया, मैं तो जानता था ये बहुत काबिल है। तो ये तो समाज का अपना रोल है, लेकिन आपको अगर आप काम कर रहे हैं तो काम पे ध्यान दीजिए, उस पे फोकस करिए, बाकी आपका जीवन तय करेगा। घर वालों से मिलना होता है? हाँ, रोज माँ से मिलना होता है, घर पे जाना होता है। फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरे भाई बहन बहुत सपोर्टिव हैं, और मतलब मैं काम जो कर पा रही हूँ उसमें मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। आपको दिल से खुशी होती है? बहुत खुशी होती है, बहुत। सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है जब कोई लड़की मुझे फोन करती है कि आज मैंने अपना बचाव किया, आज मैं बोली, आज मैंने ये किया, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है। जी, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि रेड ब्रिगेड को अभी और कितना आगे, 1 मिलियन तो आपका एम है, वो तो आप बहुत जल्द पूरा भी कर लेंगी जिस तरह से काम चल रहा है चीजें, बाकी और इसमें आप क्या कुछ करना चाहती है? क्या गवर्नमेंट से या सरकार से कोई मांगे आपकी? देखिए, मैं रेड ब्रिगेड पे उतना फोकस नहीं करती हूँ। मेरा अपना जो मेरी जो अपना निर्णय है, जो मेरी अपनी समझ है, मुझे लगता है कि देश की हर बेटी जिस दिन डिसीजन लेना सीख जाएगी, चौके से वो पार्लियामेंट का सफर करेगी, तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी जो अभी कमी आ रही है अपने देश में, समाज में, लड़कियों को लेकर के, वो है नेतृत्व की, वो लीडरशिप की कमी आ रही है। आज आप देखिए कि लड़कियों में लीडरशिप की बहुत कमी आई है। आज आप
देख सकती हैं कि आप जब अगर एज अ लीडर कोई महिला को बुलाना चाहेंगी तो सोशल लीडर नहीं है, आपको वो मिलेंगी हीरोइन। तो हीरोइन से हम प्रेरणा नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, ठीक है। बिल्कुल, उनके झुमके कैसे हैं, उनके बाल की स्टाइल कैसी है, वो हम सीख सकते हैं, लेकिन उनके जीवन में प्रेरणा हम नहीं ले सकते हैं। तो मेरा जो अपनी समझ है, जो मेरा काम है अभी उत्तर प्रदेश में, मेरा फोकस है कि उत्तर प्रदेश में हर जिले से, हर गांव से लड़कियां लीडर बने। अगर वो प्रधान बन रही हैं तो कुर्सी उनकी है, उनके पति की नहीं है, उनके पति की नहीं। और अक्सर ऐसा होता है, मैं हाँ। खुद जानती हूँ, मेरे भी जानने में गांव में जैसे लोग होते हैं तो पत्नी प्रधान बन रही है, हाँ। लेकिन उसको संभाल पति रहा है। हाँ, तो अभी वो ना हो, तो हम्म। अभी हमारा जो काम है, एक हम लोगों ने संगठन तैयार किया है वीरांगना वाहिनी को लेकर के। वीरांगना वाहिनी पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, लड़कियां कैसे नेतृत्व करें। वो अगर हम 33% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, अगर ये आ रहा है तो अगर हम तैयार ही नहीं है तो उसका क्या मतलब हुआ। तो फिर सही बात। मंत्री की बेटी ही मंत्री बनेगी, हाँ। विधायक की बेटी ही विधायक बनेगी, बाकी वो सिर्फ जो रिजर्वेशन है उन्हीं के लिए होगा। एक जो गांव की लड़की है, गांव की महिला है, वो नहीं पा पाएगी। तो लड़कियां इसके लिए भी तैयारी कैसे करें, अभी वीरांगना वाहिनी काम वो कर रही है। और अभी हम लोग 13, 14, 15 फरवरी को एक कार्यक्रम लखनऊ में ले रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से 10,000 लड़कियां 3 दिनों के लिए यहाँ बैठेंगी और शिविर करेंगी कि लीडरशिप में कैसे आए। अच्छा, इन सब के अलावा क्या साथ साथ आप काउंसलिंग भी करती है बच्चों की, जैसे कोई पीड़ित बच्ची है, हाँ, किसी के हमारा साथ कोई जी घटना हम हुई? लोग काउंसलिंग भी करते हैं, लीगल सपोर्ट भी करते हैं, एजुकेशन सपोर्ट करते हैं। लड़कियों और महिलाओं से संबंधित जो भी सुरक्षा हो घरेलू या हिंसा, शिक्षा ये हो, सब घरेलू हिंसा, वो सब सपोर्ट करते हैं। सब सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे करते रहें। अभी एक सवाल और मैंने आपसे पूछा था, गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट है आपको या कुछ? अभी तक तो नहीं सपोर्ट है, और गवर्नमेंट को हाँ, हमने जो मिशन शक्ति है उसमें करीबन हम लोगों ने 56,000 लड़कियों को ट्रेनिंग दी है, लेकिन खर्चा अभी भी तक तो काफी आ जाता होगा, बहुत खर्चा चीजें आता है। मैनेज तो करना अभी तक तो खैर गवर्नमेंट ने 1 रुपए का भी सपोर्ट नहीं किया है, आगे उनकी मर्जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और हम आशा करते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही काम करते रहें। और जो भी लड़कियां हैं जिनको कोई दिक्कत है, किसी को भी कोई परेशानी है, एक बार उषा दीदी से मिलिए और मिलकर देखिए, एकदम मजा आ जाएगी। कितनी पॉजिटिव बातें करती हैं ये, और कितनी, आप सोचिए एक ऐसी लड़की जिसके साथ फ्यूचर में कुछ हुआ, फिर वो कैसे खुद को मोटिवेट की, आगे निकली, और आज इतनी लड़कियों का एक मंच, आज इतनी लड़कियां उनके साथ इकट्ठा हैं कि ये लोग मिलकर एक ऐसा काम कर रहे हैं, देश की लड़कियों को जागरूक कर रहे हैं। तो लड़कियां किसी से कम नहीं है। हालांकि लड़कों को भी एक मैसेज देना चाहिए कि लड़कियों के साथ ये चीजें हो क्यों रही है, कर तो लड़के रहे ना, तो एक मैसेज आप लड़कों को भी दीजिए। एक्चुअली लड़कों की भी गलती नहीं है, क्योंकि मैं लड़कों के साथ भी रहती हूँ। क्या है कि परिवार में ही ये प्रॉब्लम शुरू होती है। परिवार में ही हम 2 तरीके का व्यवहार करते हैं। लड़की को हम कुछ अलग समझाते हैं, लड़के को हम अलग समझाते हैं। लड़की को सहना सिखाते हैं और लड़के को मारना सिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि लड़कों की गलती नहीं है। जब हम यहाँ पे लड़कों के साथ रहना शुरू किए, तो आज यहाँ के जो लड़के हैं वो लड़कियों से ज्यादा सेंसिटिव हैं, ज्यादा इमोशनल है। अगर आपको सर में दर्द है तो वो आपको नहीं देखेंगे कि आप नई आई हैं, पुरानी आई हैं, तुरंत पूछेंगे आपका मैं सर दबा दूं, कुछ दवा दे दूं। आपको पेट में दर्द है तो उनका दिमाग सीधे पीरियड्स पे जाता है कि आपको मैं गर्म पानी दे दूं, अगर उनको पता है कुछ खाने से ठीक होता है। तो बात यह है कि घर में हम बेटों से इस तरह की बात ही नहीं करते हैं। तो बेटों से पेरेंट्स को बात करने की जरूरत है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि बेटों को ज्यादा मंथ में पैदा किया जा रहा है, बेटियों को कम मंथ में। 9 महीने बेटे के लिए भी लगता है, 9 महीने बेटी के लिए भी लगता है। तो जब सेम प्रोसेस है तो सेम विचार भी होगा और सेम दिल भी है और सेम ब्लड भी है। तो मुझे लगता है कि जैसे परवरिश, जैसे चिंता हम बेटी की कर रहे हैं, जिस दिन हमने बेटों की चिंता करना शुरू कर दिया, ये जो है सृष्टि, ये जो संसार है और ये जो देश है बहुत ही सुंदर बन जाएगा। काम के साथ साथ आपकी बातें भी बहुत अच्छी हैं। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।